हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, लेकिन फिर वही बात कि सेंटर से पास होकर एक एक्सिस आएगा, दूसरा उसके परपेंडिकुलर में आएगा। उसके अबाउट हम देखेंगे कि सिलेंडर का जो एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक सिलेंडर आपके सामने बना पड़ा है यह, और इसको आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक सिलेंडर है जिसका मास आप इसका m मान लीजिए। यहाँ पे जैसे ये m है, इस m मास का एक सिलेंडर है। और इस सिलेंडर की पूरी लेंथ जो है वो आप l मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक इस पूरे सिलेंडर की लेंथ है वो l मान लीजिए, और रेडियस इसका आप r मान सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, बाकी पूरा ये डायमीटर है, आप आधा इसका रेडियस ले सकते हैं। यहाँ पर रेडियस r है। मान लीजिए कि इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस ही है, x डैश इसको बोलते हैं, और x डैश एक्सिस है, मतलब x एक्सिस पे ये सिलेंडर जो है वो हमने बनाया, एक कंसिडर किया। ओके, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। तो h, अच्छा ये देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको ये लेंथ दिख रही है। मैंने लेंथ बताई, मैंने हाइट तो नहीं बताई। लेकिन इसी सिलेंडर को जब आप वाई एक्सिस में रखोगे तो आपका क्या बन जाएगा, यही हाइट बन जाएगी। ठीक है ना। तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर एल लिखना और पाई आर स्क्वायर एच लिखना बात एक ही है। ठीक है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एल इसका हम वॉल्यूम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम। इतना पता चला। आप देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर सिलेंडर का हम देखेंगे तो मास m आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर, और साथ में एल भी है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वैसे पाई आर स्क्वायर एल इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ और हाइट एक ही चीज़ है यहाँ पे, और इसीलिए पाई आर स्क्वायर एल ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये इतना आ गया। ठीक है, हम एक सॉलिड सिलेंडर को ये मान लेते हैं कि ये बहुत सारे जो कोएक्सियल सिलेंडर, मतलब सिलेंडर्स बहुत सारे जुड़ के एक बड़ा सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, ये जो हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे को एक्सियल्स हैं जिनके एक्सिस सेम हो, उसको को एक्सियल बोलते हैं। तो सेम एक्सिस के सिलेंडर्स से बना हुआ एक सॉलिड सिलेंडर है ये। ठीक है, बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ। अब हम उसमें से किसी एक, क्योंकि लार्ज नंबर हैं, किसी एक का वॉल्यूम रखें जिसका रेडियस अगर x है, क्योंकि किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो उसके रेडियस पर डिपेंड तो करता ही है ना। पाई आर स्क्वायर जब हम लिखते हैं तो पाई आर स्क्वायर h है, तो r तो बीच में आ रहा है ना, तो r रेडियस है। इसीलिए किसी का रेडियस हम अगर x मान के चलें और लेंथ उसकी हम l मान के चलें, थिकनेस उसकी हम dx मान के चलें, तब उसको एक्सियल सिलेंडर जो होगा ना एक, तो उस एक का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, और साथ में वो लेंथ भी तो लगेगी क्योंकि लेंथ उसकी एल है। तो ये हमने सिलेंडर ले लिया 2 पाई एक्स इंटू एल, ये डी एक्स भी साथ में आ गया क्योंकि स्मॉल, वो स्मॉल होगा, और ये तो इस तरह से हमने साथ में इसके ले लिया क्या, एल बी। ठीक है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो, तो जो मास होगा इस सिलेंडर का, वॉल्यूम तो मैंने बता दिया, वॉल्यूम ये रहा। मास क्या, मास पर यूनिट जो हमने पहले लिया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 पाई एक्स के साथ। 2 पाई एक्स क्या, 2 पाई आर होता है ना, एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, सरफेस सिर्फ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर। तो उसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, ये आपके पास मास आ गया। पहले क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर आए, तो पाई आर स्क्वायर आया। अभी हमने ऊपर देखा कि वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर आई, हमने ये निकाला ना, ये चीज़ है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम और मास ये सब हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो ये m है, m तो चलो ठीक है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाई और यहाँ का पाई ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा आपके पास, x बच गया, l बच गया। ठीक है, और l डी एक्स, और साथ में यहाँ पे लेंथ उसकी आ गई। ठीक है, और साथ में और क्या है, ये वाला l और ये वाला l भी तो कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर और नीचे है ना, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, 2m, ये 2, ये m, साथ में और क्या, x पाई पाई भी कैंसिल हो गया, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई, और क्या बचा, x आर स्क्वायर आ गया, डी एक्स और डी एक्स आ गया। इतना तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी कोएक्सियल सिलेंडर जो हमने लिया हुआ है, इसी के एक्सिस के अकॉर्डिंग जो अगर हम उसको देखेंगे तो DI, यानी कि स्मॉल है तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम DI लेते हैं, तो DI किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर।
ये हमने पीछे भी किया था ना रॉड के केस में, जब हमने यूनिफॉर्म थिन यूनिफॉर्म रॉड ली थी, और सिलेंडर में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे जब एक्स का स्क्वायर आया तो यहाँ पे क्या बन गया, 2m। ठीक है, एक्स और एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स का, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब लिखो, ये एक्स का ना यहाँ पे क्यूब लिख देना, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब डी एक्स और नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ही है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पूरे सिलेंडर का, उसी के एक्सिस के, अगर अलोंग एक्सिस के अबाउट आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, जो उसको हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करने पर। क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास था ना एक स्मॉल एलिमेंट के लिए, डी आई के लिए, है ना। अब हम जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उस का आप आई निकालेंगे। आई क्यों? आई इसलिए निकालोगे क्योंकि आपको पता है कि डी आई आपके पास स्मॉल एक ही, यानी कि एक जो सिलेंडर लिया हुआ है ना वो उसी के इक्वल है, लेकिन जब आप टोटल लोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो टोटल इंटीग्रेट करने पर आपके पास आई के इक्वल हो जाएगा। तो ये बनेगा आई इज इक्वल टू 0 टू आर, क्योंकि टोटल ओवरऑल जो रेडियस है उसका आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द रेडियस जब देखोगे 0 टू आर तो वो एक लिमिट आ जाएगी। साथ में बीच में तो आपकी वही सेम की सेम वैल्यू, क्योंकि दोनों साइड सिर्फ आपने क्या किया, इंटीग्रेट तो किया है। तो 2m/r² और एक्स क्यूब साथ में उसके आ गया इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया 2m/r², ये इसको तो आप कॉमन ले लो बाहर ही। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब। लेकिन आपको पता है ना कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स की पावर n+1, जब इंटीग्रेशन करते हो एक्स की पावर n तो वो होती है एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया x4/4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि x4/4 आएगा, तो 4 यहाँ पे आ गया। अब 4 यहाँ पे आ गया तो x की पावर 4 बची, तो लेकिन लिमिट जो है वो 0 टू r ही है, तो 0 टू r आपने लिख दी यहाँ पे, ये लिमिट। ठीक है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, तो अपर लिमिट क्या होती है, x की पावर 4 यानी कि r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 यानी कि x की पावर 4 है, तो x की जगह पहले r डाला फिर 0 डाला, तो 0 की पावर 4 कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो r4 माइनस 0 कितना होता है, r4 माइनस 0 r ही तो होता है, r4 ही तो होता है ना। r की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 0, तो r4 में से 0 निकालो, r4 बच गया, r4 बच गया। 2 ये आ गया, 4 ये जो नीचे था हमारे पास ये 4 आ गया, 2 1 2 2 2 4 यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा इधर, और r 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कट गए, ऊपर तो 2 ही बचा 2mr²। ठीक है, 2mr² ऊपर, नीचे 2 बच गया, तो 2mr²। अच्छा ये 2mr² नहीं, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो 2 है ना, 2 2 4 हो गया, तो ये 2 और नीचे वाला 4 जो है वो कट गया था 2 करके, और इसीलिए नीचे 2 आ गई, 1/2 mr²। ये पता चला किस तरह से एक सिलेंडर के लिए आप इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसे निकालते हो, ये आपको पता चल गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो ये चीज़ याद रखना आप कि किसी भी अपने एक डायमीटर के अबाउट अगर सॉलिड सिलेंडर को देखोगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसी भी एक्सिस पर वो होता है 2/5 mr², ये याद रखना। ठीक है, 2/5 mr² किसी भी सॉलिड स्फीयर का जो डायमीटर के अबाउट अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, तो यहाँ r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। ठीक है, इसका प्रूफ जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, आप इतना ही याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर जो है उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या रहता है, उसके डायमीटर के अबाउट 2/5 mr²। ठीक है, फिर भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हॉलो स्फीयर का, जो स्फीयर खाली है, सॉलिड नहीं, हॉलो स्फीयर का, तो उसका डायमीटर के अबाउट अगर एक्सिस पे उसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो वो होता है 2/3 mr²। ठीक है ना, 2/3 mr²। आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब किसी भी सॉलिड का हम क्या करें कि अगर कोई सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम क्या चीज़ होती है वो मैं बताता हूँ। देखो बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमने कंसिडर किए हुए हैं, ठीक है, जो रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एक अपनी कोई पोजीशन होगी जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो रिवॉल्व करने के लिए ना दो बॉडीज़ चाहिए बिल्कुल, लेकिन रोटेट करने के लिए सिर्फ एक ही बॉडी खुद रोटेट होती रहती है ना ऐसे ही, लेकिन रिवॉल्व करने के लिए आप देखो ये दूसरी बॉडी चाहिए तो उसके आगे पीछे रिवॉल्व करेगी ना, तो रिवॉल्व रोटेट में ये फ़र्क होता है। आप देखो बाइनरी सिस्टम की बात हो रही थी नेचर में, तो नेचर में एक बाइनरी अगर सिस्टम की बात करोगे तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको हम कहेंगे ये बाइनरी सिस्टम में है, सिर्फ और सिर्फ अगर क्या होगा कि जो उन दोनों में से हर एक है, मतलब एक जो है वो दूसरे के आगे पीछे घूमेगा, एक दूसरे के आगे पीछे अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा, तो हम कहेंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट का जो सिस्टम बना ये बाइनरी सिस्टम है। बाइनरी का मतलब ही तो 2 होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अर्थ मून सिस्टम क्या होता है। देखो अर्थ मून सिस्टम की अगर बात करेंगे ना तो दोनों अर्थ और मून एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। एलिप्टिकल मतलब इस तरह से,
ठीक है, वो सर्कुलर नहीं होता, एलिप्स की तरह बनता है। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन और अर्थ और मून जो है वो दोनों मूव करते हैं, ठीक है। उनके अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास उनका कॉमन होता है और उस तरह से वो मूव करते हैं। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करती है अर्थ मून सिस्टम पर, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है एक्चुअल में, ठीक है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है जो कि उन पर, उनके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रही होती है। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि सन की वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिस्टम पर एक्ट कर रही होती है। एज अ रिजल्ट आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स जो अर्थ पर और मून पर हो रही है वो वोबल हो जाएगी। वोबल का मतलब होता है कि मतलब मूव कर जाना, ठीक है, साइड बाय साइड मूव कर जाना, लेकिन इस तरीके से कि वो स्टेडी, मतलब कि सीधा पाथ ना हो। मतलब जैसे हम बोलते हैं हम लड़खड़ा के अगर चलें तो बस वही पाथ है कि स्ट्रेट पाथ नहीं होता, साइड बाय साइड इस तरह से कभी उधर कभी उधर, तो ये पाथ की कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता, तो उसको हम वेबल बोलते हैं। वेबल करने का मतलब भी लड़खड़ाना होता है, हम लड़खड़ा के चलें उसको वेबल करना बोलते हैं, ठीक है। तो मून और अर्थ ये वेबल करते हैं इस एक्सटर्नल फोर्स के अप्लाई करने से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो अर्थ का होगा, मून का होगा, यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि पाथ ऑफ अर्थ जो है वो आपको ये दिया गया, ये डॉटेड वाला, ठीक है। जो मून का पाथ है वो ये ऊपर वाला दिया गया है आपको, ठीक है। और ये COM होता है सेंटर मास, तो पाथ ऑफ सेंटर मास ये सॉलिड वाला दिया हुआ है, ये आप डायग्राम में देख लेना, ठीक है। ये सन आ गया हमारा, यहाँ पे सन आ गया। और जो सेंटर ऑफ मास होगा अर्थ का, मून का, अर्थ मून सिस्टम जो है हमारे पास, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो पास होगा अर्थ के, क्योंकि अर्थ का क्या है, मास बहुत ज़्यादा है। सिस्टम बिल्कुल पूरा इस तरह से बिहेव करेगा कि उसका सारे का सारा जो मास है वो कहाँ पे है, उसका सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, पूरी बॉडी का मास जो है, ठीक है। इस तरह से जो COM यानी कि सेंटर ऑफ मास पाथ है वो वही बनेगा जो मैंने अभी आपको डॉटेड, और सॉरी डॉटेड नहीं है, ये सॉलिड वाली लाइनें जो है ना, ये वाली, ये लाइनें, इससे हमें ये पाथ बता रहा है, कौन सा, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। कल हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा ये लास्ट ही है बस, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं, फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या होता है हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एक और नया टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। ओके, बाय।